नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। एक पुराना शेर है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, कि मैं भी मयस्सर नहीं कि दिल से मेरे गम निकले। ये जो गम है ना, अरविंद केजरीवाल के दिल में जो समाया है, अब शायद ही कभी निकल पाएगा। ये इतना बड़ा गम है कि उन्होंने इस पूरे जो एक राजनीतिक जो एक एजेंडा था, उस लड़ाई को इतनी बड़ी लड़ाई बना दिया कि आज वो लड़ाई उन्हीं के लिए एक जहर की तरह है। आज राज्यसभा के अंदर जो सेवा बिल 2023 था, दिल्ली सेवा बिल 2023 पास हो गया, और पास भी भारी बहुमत से हुआ। मतलब कि केजरीवाल साहब ने एक छोटी सी बात को, जिसका कोई मतलब भी नहीं था, जिसका कोई मकसद भी नहीं था, जो सचमुच उनके एजेंडे में थी भी नहीं, उस बात को इतनी बड़ी जो वर्ल्ड वार का रूप दे दिया राजनीतिक रूप से, और खास तौर से वो भी भारतीय जनता पार्टी जैसी एक बड़ी पार्टी के सामने। यानी कि उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा साबित करने की कोशिश की कि वो अपने आप को आसमान की इतनी ऊंचाइयों पे, अनंत ऊंचाइयों पर ले गए, सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में, जिससे कि जब वो नीचे गिरे तो उनका सब कुछ चकनाचूर हो गया। चकनाचूर इसलिए हुआ क्योंकि उनका कोई वजूद नहीं था, उनकी पार्टी का भी कोई वजूद नहीं था, बात सच भी नहीं थी, बात झूठ थी, और उन्होंने इसे तूल दे दिया। मामला था अधिकारियों की, दिल्ली सरकार के अंदर अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का। जब पहले ही यूटी कैडर यहां पर था, और ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, यानी कि देश की राजधानी का क्षेत्र है, और जब कानून निर्माताओं ने, खास तौर पे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जब कानून लिखा था, उस पूरी टीम ने, जो संविधान पीठ उस टाइम पर थी जिसने ये कानून बनाया था, उन्होंने बहुत ही सोच समझकर ये कानून बनाया था कि यूटी के अंदर, और खास तौर पे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जहां पर भी होगा, उसमें सारी जो पावर्स होंगी वो किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं दी जाएंगी। और आपको हम एक और बात बताते हैं, हम गृह मंत्री अमित शाह को कोट करते हैं, जिन्होंने आज राज्यसभा में बोलते हुए बताया कि ये जो पूरा यूटी का और एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा एजेंडा था, ये 1993 में लिखा गया था दिल्ली के लिए। क्योंकि 1993 से पहले दिल्ली के अंदर विधानसभा नहीं हुआ करती थी, और विधानसभा नहीं थी जब 1993 में विधानसभा बनाई जा रही थी, तब गृह मंत्रालय ने एक पूरा ऑर्डर पास किया था, जिसमें कानून के मुताबिक, क्योंकि कांग्रेस, आप समझिए, उस टाइम पर कांग्रेस का शासनकाल था, और कांग्रेस की जो सेंटर में गवर्नमेंट थी, उसने एक कानून सम्मत एक एजेंडा पास किया कि जो दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो मुख्य रूप से जो मालिक होगा वो उपराज्यपाल होगा। यानी कि एलजी को यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था, और एलजी यहाँ की जितनी भी प्रशासनिक चीजें हैं, मशीनरी है, उसके मालिक एलजी को बनाया गया। लेकिन केजरीवाल, और ये लड़ाई कभी भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं लड़ी गई। मदन लाल खुराना ने शासन किया, सुषमा स्वराज ने शासन किया, लंबे समय तक साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के ऊपर राज्य करके गए, 15 साल तक शीला दीक्षित ने दिल्ली के ऊपर शासन किया, लेकिन कभी भी इस तरीके की जो लड़ाई थी, ये कभी सामने नहीं आई। ये सामने आई जब गृह मंत्री के मुताबिक एक सुपारी जितनी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल जी जब सत्ता में आए, तो उन्होंने सत्ता में आते ही जो लड़ाई छेड़ दी, यानी कि उन्हें कोई भी काम करना नहीं था, और सिर्फ पूरे मामले को लड़ाई के अंदर ही फंसाए रखना था, तो उन्होंने ये जो सर्विसेज और ये सारी चीजें, इनको हथियाना शुरू कर दिया। हालत ये हुई
कि जिन अधिकारियों ने इनकी बातें नहीं मानी, उन अधिकारियों को या तो डरा धमका दिया गया या पीट दिया गया। खास तौर पे हम जिक्र कर रहे हैं अंशु प्रकाश का, जो चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे दिल्ली सरकार के। उनको केजरीवाल ने अपने शीश महल में बुलाया और अपने लोगों से उनके साथ मैन हैंडलिंग करा दी। और एक इतना बड़ा अधिकारी जो पूरे दिल्ली का मालिक हुआ करता है, आपको हम ये भी बता देते हैं कि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री के बाद अगर किसी के पास सुरक्षा होती है तो वो चीफ सेक्रेटरी होते हैं। उनको उनके ऑफिस से लेके हर जगह उनको बाकायदा सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। ये ऐसा डेकोरम के अंदर है। लेकिन केजरीवाल ने उन्हें भी नहीं बख्शा। कई लोगों के साथ इस तरीके की चीजें हुई, कई मामले सामने आए, लेकिन केजरीवाल नहीं रुके। उन्होंने इस पूरी लड़ाई को इस कदर तूल दिया कि ये केजरीवाल के लिए नाक की बात हो गया और उन्होंने इस पूरी लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने सेवा बिल पर एक आदेश पारित कर दिया 19 तारीख को, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, सर्विसेज जो है वो केजरीवाल साहब के पास है, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो चुनी हुई सरकार होगी उसके पास होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया। ऑर्डर की कॉपी मिली भी नहीं थी। ये हम नहीं कह रहे, ये गृह मंत्री अमित शाह का बयान है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। ऑर्डर की कॉपी मिली भी नहीं थी कि इनके नवनियुक्त जो मिनिस्टर थे सौरभ भारद्वाज, उन्होंने सबसे पहले जो एंटी करप्शन था, जो इनका विजिलेंस विभाग था, उसके ही सर्वे सर्वा को हटा दिया, मोरे को इधर से उधर कर दिया, वहां से फाइलें चोरी कराई, फाइलें कॉपी कराई गई। रात के अंधेरे में, रात को 2 बजे जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो सीसीटीवी फुटेज है, 2 बजे के बाद ये सारा वाक्य को अंजाम दिया गया। आखिर सवाल ये उठता है, दिल्ली की जनता ये सवाल पूछना चाहती है कि आखिर ऐसा उन फाइलों में क्या था कि वो रात के अंधेरे में अधिकारियों के ऑफिस से वो फाइलें चोरी कराई गई या कॉपी कराई गई। ये एक बड़ा मामला था। खैर, जो भी हो, फिर जैसे ही बिल पास हुआ सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन क्योंकि ये बिल गलत था और जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर खास तौर पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि केंद्र सरकार को अगर लगे कि ये ऑर्डर गलत है तो केंद्र सरकार अपने लोकसभा राज्यसभा के अंदर अपना कानून ला सकती है, अध्यादेश ला सकती है। हुआ भी यही। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके जैसे ही बिल पर ये सब बवाल हुआ, चोरी चकोरी और ये सब मारकाट मच गई, तो उन्होंने सीधा सीधा इस पर एक अध्यादेश लाने का फैसला किया और एक ऑर्डर पास कर। अब केजरीवाल साहब तो इसमें मतलब उनका गुस्सा साथ में आसमान पे था। फिर उन्होंने पूरे देश के अंदर, क्योंकि वो अपने आप को आने वाले समय का प्रधानमंत्री मान चुके हैं, तो उन्होंने पूरे देश में इसी बात को लेके अलख जगाना शुरू कर दिया। अलग भी इस कदर जगाया कि पूरे विपक्ष को इकट्ठा, ऐसे लोगों को जा जाके उन्होंने इकट्ठा करने की कोशिश की, क्योंकि उनके पास, केजरीवाल साहब के पास, पंजाब का मुख्यमंत्री एक पपिट मुख्यमंत्री था और वहां का चार्टर प्लेन उनके लिए कैब की तरह था। तो मुख्यमंत्री पंजाब को, जो भगवंत मान साहब हैं, उनको ड्राइवर के रूप में, और जो चार्टर प्लेन था जिस पर एक समय पे केजरीवाल साहब जो है बड़ा हल्ला मचाया करते थे, उसी चार्टर प्लेन को लेकर जगह जगह घूमने लगे। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, इस तरीके के लोगों से वो जाके विपक्ष का एक गठबंधन तैयार करने में जुट गए, जिसने के गठबंधन ने ऐसा गठबंधन बनाया कि उन्हें लग रहा था कि अन्ना आंदोलन की तरह उन्हें एक बार फिर से प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा। और गठबंधन उनके नेतृत्व में, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे आदमी है, आज तक हमारे देश के अंदर ऐसा इतना कोई पढ़ा लिखा इंसान हुआ ही नहीं, उनको ये भी गलत फहमी। तो उन्होंने क्या करा, एक गठबंधन तैयार किया और उसके एवज में जो दिल्ली जो सेवा बिल है उस पर फेवर के लिए लोकसभा राज्यसभा में उन्होंने एक पूरी जोड़ तोड़ शुरू कर दी। ये जोड़ तोड़ चलते चलते, क्योंकि लोकसभा में नंबर नहीं था इनके पास, तो लोकसभा में तो हार ही गए, लेकिन अब राज्यसभा में इन्हें पूरा विश्वास था और पूरा ये मान चुके थे कि हम बिल पर जीत चुके हैं। तो इन्होंने पूरी मुहिम छेड़ी
कांग्रेस जैसी पार्टी, जिसको सचमुच आज अमित शाह ने अपने भाषण में राज्यसभा के अंदर कहा कि ये वही आम आदमी पार्टी है, वही आप है जिसका जन्म ही कांग्रेस को मारकर हुआ है। बहुत स्पष्ट, आप शब्दों को समझिए कि जिस आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस को मारकर हुआ है, आज वही कांग्रेस उसी आम आदमी पार्टी को समर्थन की बात कह रही है और समर्थन दे रही है। ये बड़ा बड़ा अजीब सा एक संकट, एक विषय है। गृह मंत्री ने आगे भी कहा कि आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन इनका जो अगला टारगेट भी है वो कांग्रेस ही है। इसका मतलब कांग्रेस को संभलने की जरूरत है, ऐसे आदमी से हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट अपने भाषण में कहा राज्यसभा के अंदर आज, लेकिन आखिर कांग्रेसियों को कौन समझाए? विनाश काले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस की जो है बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और वो इस तरीके के गठबंधन और अपनी इज्जत बेइज्जती नहीं समझती है, जबकि पूरी पार्टी लाइन इस बात से नाराज है कि केजरीवाल जैसे आदमी को समर्थन दिया जाए, किसी भी तरीके से उनके साथ कोई गठबंधन किया जाए, क्योंकि जो सबसे पहले आम आदमी पार्टी जब आई थी तब सबसे पहला जो गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर किया था वो बुरी तरीके से बाद में फेल हो गया था। और उसके बाद जब चुनाव हुए, केजरीवाल ने खामखा उसमें एक रोड़ा अटकाया और उसमें सरकार गिरा दी, और जब चुनाव हुए तो कांग्रेस के जो बचे खुचे थे वो भी चले गए। तो आज भाजपा जो उनकी कट्टर विरोधी पार्टी है पूरे देश के अंदर, वो भी कांग्रेस को अकल देने की कोशिश कर रही है कि भैया आप समझ जाओ, ये आदमी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, आप खामखा क्यों पंगे में पड़ रहे हो। लेकिन कांग्रेस मानने वाली नहीं। खैर, ये तो बात थी बैक फ्लैश। अब प्रेजेंट में आइए कि ये जो बिल है आज, ये 131 वोट जो है वो पक्ष में पड़े हैं, यानी कि बिल 131 वोटों से राज्यसभा के अंदर भारी बहुमत से पास हो गया है। और जो उसके विपक्ष में जो वोट पड़े हैं वो 102 वोट पड़े हैं, यानी कि जो विपक्ष का आंकड़ा ये बता रहे थे हमारे पास बहुत बड़ा आंकड़ा है, वो सिमट कर 102 पे रहे। अब केजरीवाल साहब के लिए एक बड़ा सवाल है, शायद वो अपनी फीडबैक यूनिट को भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, कि केजरीवाल के वो 7 गद्दार कौन हैं। यानी कि केजरीवाल के पास 7 वोट और थे जिनके दम पर केजरीवाल ताल ठोक रहे थे। अब केजरीवाल को अपनी फीडबैक यूनिट से ये आंकड़े लेने होंगे, आखिर वो 7 गद्दार कौन थे जिन्होंने आज राज्यसभा के अंदर केजरीवाल साहब के खिलाफ वोट किया और केजरीवाल को हरवा दिया। तो ये 7 का जो आंकड़ा है ये केजरीवाल साहब के लिए बहुत ही अशुभ है। बार बार उन्हें ऐसा ही आंकड़ा मिलता है जो उन्हें बार बार फ्लॉप शो साबित करता है। तो केजरीवाल साहब अब उन 7 गद्दारों को अपनी फीडबैक यूनिट से ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक बात और है जो बहुत ही सोचने समझने की है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो राज्यसभा के अंदर वोटिंग होनी थी, वो अक्सर जो नए जमाने में डिजिटल वोटिंग यानी कि मशीन से वोटिंग होती है और मशीन का इस्तेमाल किया जाता है वोटिंग के लिए, और कुछ ही मिनटों में इसका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन आज राज्यसभा के अंदर यह कह दिया गया कि हमारी जो काउंटिंग मशीनें हैं वो खराब हो गई, तो वोटिंग तो भैया आज पर्ची से हो। अब ये पर्ची से जो वोटिंग कराई गई, हालांकि इसमें बहुत समय लगा, लेकिन पर्ची से जो वोटिंग हुई उस वोटिंग से जब जीत के सामने आए तो भाजपा भारी बहुमत से जीत गई। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह क्या बोले, आइए जरा देख ले। जो कि खंडपीठ ने सुनकर उस पर आदेश पारित किया जाना था, इसके बाद इंप्लीमेंटेशन होना था। 11/5 को शाम को 5:30 बजे एक नोट सर्कुलेट कर दिया गया कि आज 5:30 बजे तक पात्र अधिकारियों की सूची के साथ जो इस पद पर तैनात हो सके
सचिव सेवाओं के मतलब सेक्रेटरी सर्विस के लिए एक नोट प्रस्तुत किया था, ट्रांसफर करना भी चालू कर दिया। बोले अभी तो खंडपीठ, 2 जजों की खंडपीठ का जजमेंट भी नहीं आया और ट्रांसफर करना चालू किया। सोशल मीडिया में घोषणा कर दी, अभी तो एप्लीकेशन मंगाई, नोट मंगाया है। सोशल मीडिया पर कह दिया श्री आशिक माधवराव मोरे को बदल दिया गया। कैसे बदलोगे भाई, कैसे बदलोगे मान्यवर? और इसके आगे मैं जाना चाहता हूं। इसके बाद सतर्कता विभाग, विजिलेंस के मिनिस्टर ने सभी सहायक निर्देशकों को आदेश दे दिया कि विशेष सचिव सतर्कता को रिपोर्ट न करिए, उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करिए। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन मुझे समझाते थे, मैं उनको समझाना चाहता हूं। डायरेक्ट जॉइंट डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर सीधा मंत्री को रिपोर्ट करे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है? ये एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? किसके साथ में खड़े रहे हो? जवाब देना पड़ा दिल्ली की जनता को भाई। मान्यवर, इसके बाद सतर्कता विभाग के मंत्री जी ने आदेश दे दिया 13 तारीख को कि मैन्युअल के पैरा 2.22 के उल्लंघन किया, जिसमें विजिलेंस सेटअप के कार्यबल सीवीओ के परामर्श से संगठन के प्रमुख संगठन में प्रभावी सतर्कता प्रबंधन के लिए कार्यबल तैनात करने के निर्देश बनाने के लिए सूचना कर दी। अब मुझे ये समझ नहीं आता है, अभी तो संवैधानिक खंडपीठ ने खंडपीठ को आदेश भेजा है, इंटरप्रिटेशन भेजा है। इस पर खंडपीठ ने, 2 जजों की खंडपीठ ने सुनवाई करनी है और फिर जजमेंट देना है। यहाँ पूरा इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। मगर विश्व में कोई भी, विज्ञान का नियम है, कोई भी चीज अकारण नहीं होती। ये विजिलेंस विभाग को ही क्यों टारगेट बनाया गया? ट्रांसपोर्ट को नहीं बनाया गया, सफाई को नहीं बनाया गया, जल बोर्ड को नहीं बनाया गया, जल विभाग को नहीं बनाया गया, मान्यवर रोड एंड बिल्डिंग को नहीं बनाया गया, सोशल वेलफेयर को नहीं बनाया। ये सारे शासन के साथ जुड़े हुए भी नहीं है क्या? ये किसी में जल्दी नहीं हुई, सिर्फ विजिलेंस में हुई। अब मैं इस कारण बताना चाहता हूं कि सदन में विजिलेंस में क्यों जल्दी हुई। मान्यवर, इसके अंदर आबकारी घोटाले की, शराब घोटाले की फाइल विजिलेंस में पड़ी थी। इसलिए मान्यवर आधी रात को विजिलेंस डिपार्टमेंट खोलकर फाइलों की हेराफेरी करने की फरियाद दिल्ली पुलिस को मिली है। मान्यवर केशव राव जी कहते थे, हम तो ना है इनके साथ है, ना उनके साथ है, ना आपसे जुड़ाव है, ना उनसे जुड़ा है। बीआरएस वालों का भी ये शराब घोटाले के साथ आप पार्टी के साथ जुड़ाव है, इसीलिए आप वहां बैठे हो। मान्यवर, ये एक फाइल थी आबकारी घोटाले वाली, दूसरी फाइल थी एक यहाँ पर शीश महल बना है मान्यवर, बहुत बड़ा शीश महल। हमने When we speak, you stop us. Sheesh Mahal is allowed to नहीं, एक मिनट मान्यवर, शीश महल में असंसदीय क्या है? अभी मैं आगे तो बोला ही नहीं। What is your objection? What is the problem? For sake of objection, you are raising objection. क्या है? पागल हो गया है। No, you just want to hold the floor. 258. Sorry, please. 258. Sorry. Let us not make issue of non-issues. 258. Take your seat. 258. Take your seat. 250. Sit down. You want Take me your to sit? seat. Okay, I'll sit. Take your seat. Take your seat, please. Take your seat. 258. Take your seat. Honorable Minister. मान्यवर, मैं कहता हूं शीश महल में क्या असंसदीय है, चर्चा करें जरा खड़े होकर। वैसे ही व्यवधान करने के लिए खड़े हो जाते हैं, जरा समझाइए। मान्यवर, मेरा निवेदन है, मान्यवर मेरा निवेदन है, असंसदीय क्या है इसमें इसकी चर्चा की जाए। मेरा निवेदन है। Take your seat, please. Take your seat. Take your seat. Take your seat. शीश महल की चर्चा। माननीय अध्यक्ष जी, यही जिसको निशाना बनाया गया वही विजिलेंस की ऑफिस में
मुख्यमंत्री के नए बंगले पर खर्च हुए अवैध खर्चे के लिए और आवंटित की गई राशि से 6 गुना ज़्यादा खर्चे के लिए जांच की फाइल भी उसी के अंदर थी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि अपनी पार्टी के, सरकार के नहीं, अपनी पार्टी के प्रचार के लिए दिल्ली सरकार का जो खर्च हुआ है वो खर्च दिल्ली सरकार से नहीं, आप पार्टी से वसूल कर दिल्ली सरकार के खजाने में डाला जाए 90 करोड़ रुपए। इसकी जांच भी यही विजिलेंस डिपार्टमेंट ने की। मान्यवर, इन्होंने दिल्ली सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब पुलिस नहीं है, इसलिए वहां इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट नहीं हो सकता है, मगर उन्होंने एक फीडबैक यूनिट बनाया और फीडबैक यूनिट से राजनीतिक जानकारियां इकट्ठा करना शुरू करी। मान्यवर, इसके खिलाफ भी एक जांच चली और एक जांच की फाइल भी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने दी। मान्यवर, BSES और BYPL ये 2 वीज वितरण कंपनियां हैं जिनका 21,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को बकाया है, देना है, फिर भी 2,000 करोड़ का उनको पेमेंट कर दिया गया। इसकी भी जांच चल रही है, वो जांच की फाइल भी इसी विजिलेंस डिपार्टमेंट में थी। मान्यवर, और ये आधी रात को जो कागज इधर उधर कोड़ने का प्रयास किया गया वो ही इमरजेंसी थी। चिदम्बरम साहब को शायद मालूम नहीं था, इसलिए पूछते थे कि क्या इमरजेंसी थी, तो भाई ये इमरजेंसी थी, इमरजेंसी ये थी। और मान्यवर, अगर ये न करते तो सारे घोटालों की फाइलों को गुम करने का एक नया घोटाला रजिस्टर करना पड़ा और इसलिए इमीडिएटली ऑर्डिनेंस लाना पड़ा जो संविधान सम्मत है। संविधान में ऑर्डिनेंस की व्याख्या और अधिकार ऐसे स्थितियों के लिए ही दिए गए हैं और सबको मालूम है जब ऑर्डिनेंस लेकर आते हो तो 6 माह के अंदर या सबसे पहले सदन के अंदर, जो सदन जब मिलेगा तब सदन के सामने रखना पड़ता है। तो आज मैं लेकर आया हूं। अब इसमें गैर संवैधानिक क्या है भाई, बताओ तो। इतनी सारी 5 घंटे से चिल्लाट करते हैं, इसमें गैर संवैधानिक क्या है? क्या प्रीपेड क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? नहीं, एक सेकंड। मान्यवर, खड़गे साहब की बात सही है, चिल्लाना शब्द निकाल दीजिए। बार बार रिपीटेशन के साथ इसको आप दोहरा रहे हो, इसलिए मैं बता रहा हूं बस। खड़गे साहब की बात सही है सर। मान्यवर, अब ये विधानसभा के अधिकारों की बात करते हैं। हम सब ये सम्मानीय सदन के सदस्य हैं। सदन जब राष्ट्रपति महोदय आहूत करती है, बाद में इसका सत्रावसान होता है। ये संविधान की एक बनाई हुई सदन को चलाने की कार्यरीति है। इस पूरे देश में एक ही असेंबली है जिसका सत्रावसान ही नहीं हुआ ना, सत्रावसान होता ही नहीं। स्पीकर साहब सदन को मुलतवी करते थे और फिर जब बोलाना है, राजनीतिक भाषण करना है, तब सदन को बुलाकर 3 घंटे चलाकर फिर से बंद कर देते। दिल्ली असेंबली ऐसी है जिसका आज तक सत्रावसान ही नहीं हुआ है। मान्यवर, आप मुझे बताइए ऐसे चल सकता है? माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस 1997 के नियम 70 में विधानसभा अध्यक्ष को सदन को स्थगित करने का अधिकार दिया है। ये अधिकार इस तरह से देश के किसी भी असेंबली के स्पीकर ने नहीं उपयोग किया है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर उचित है तो कांग्रेस पार्टी ने जरूर इसका समर्थन करना चाहिए कि भाई विधानसभा को या संसदों को स्थगन कर ही चलाना, कभी सत्रावसान नहीं करना, वो सेशन में ही रहेंगे। अब सेशन में ही रहेंगे तो कानून कैसे बनाओगे?
आप कैबिनेट बुला ही नहीं सकते हो। इसलिए क्या स्थिति है समझिए साहब, 2020 में सत्र की संख्या कितनी हुई दिल्ली के? 1 बजट सत्र। 2021 में कितनी? 1 बजट सत्र। 2022 में कितनी बार सदन बुलाया गया? 1 बार बजट सत्र। 2023 में कितनी बार सदन बुलाया गया? 1 बार बजट सत्र। उसके अलावा असेंबली की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा मान्यवर असेंबली की जरूरत ही नहीं है। ये किस तरह से असेंबली चला रहे हैं मान्यवर? कैबिनेट के अधिकारी की दुहाई दे रहे हैं। 2022 में 6 कैबिनेट बैठक सिर्फ हुई है, 1 साल में सिर्फ 6। इसमें से 3 बजट रिलेटेड है और 3 एक बिजली कंपनी को सहायता करने के लिए बुलाई गई, बाकी एक भी कैबिनेट नहीं बुलाई। मान्यवर 2023 में सिर्फ 2 ही कैबिनेट बुलाई गई और दोनों बजट के कामकाज के लिए बुलाई। अब आप क्या भैया कैबिनेट का दुहाई देते हो, क्या अधिकार का दुहाई देते हो? ना कैबिनेट मिलती है, ना सदन मिलता है और हमें डेमोक्रेसी पढ़ाते हो भाई। ऐसा कभी नहीं होता भाई। ये जो कहते हैं ना कि क्या विशेष हुआ था, इसलिए मैं समझाता हूं मान्यवर क्या विशेष। मान्यवर IRTS, एम्स, दिल्ली मेट्रो, IIT दिल्ली, UR जैसे ढेर सारे योजनाओं का क्लियरेंस न मिलने के कारण ये इंस्टीट्यूशन और ये डेवलपमेंटल काम दिल्ली की जनता को नहीं मिल पा रहे हैं। वो राजनीतिक रूप से रोक कर बैठे हैं। 5G टेक्नोलॉजी लाने का रास्ता मोदी जी सुगम करना चाहते थे। हमारे अश्विनी भाई बार बार पत्र लिखते हैं। 2016 से झगड़ा चल रहा है मगर इस पर कार्यवाही नहीं करी और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए इनको सुप्रीम कोर्ट में जाने का समय है, मगर 5G टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करने के लिए जो सहायता चाहिए भारत सरकार को, वो करने का समय नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए कहता हूं कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसको अलग दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। दिल्ली के अंदर 91 से 2015 तक यही व्यवस्था, इसी तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी मान्यवर, और कोई कानून या कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मान्यवर, मैं फिर से एक बार सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कुछ सदन के सदस्यों ने कहा कि ये बिल संविधान सम्मत नहीं है और संविधान के अधिकारों को ये बिल कानून के द्वारा संविधान सुधारने का प्रयास है। मान्यवर, मैं इनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अध्यादेश और बिल के अंदर थोड़ा फर्क। अध्यादेश के अंदर धारा 3A है जो बताती थी कि दिल्ली विधानसभा को एंट्री 41 यानी सेवा मामलों पर कानून नहीं बना पाएगी, ये अध्यादेश के अंदर। फिर हमने इसको ध्यान से बारीकी से अध्ययन किया, काफी लोगों की राय भी ली और लगा कि ये एकदम वायोलेशन तो नहीं है संविधान का, मगर ग्रे एरिया है। इसलिए जो मैं बिल लेकर आया हूं, विधेयक लेकर आया हूं, इसमें धारा 3A को भारत सरकार ने ही हटा लिया है, इसलिए वायोलेशन का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। धारा 3A को हमने हटा लिया है, अध्यादेश से हटाकर बिल में धारा 3A को नहीं डाला गया है। अब दिल्ली की विधानसभा को भी सेवा में कानून बनाने का अधिकार है, आप बना सकते हो, मगर केंद्र का कानून अभी जो बना है इससे कॉन्ट्राडिक्टरी कानून नहीं बना सकते हो, इतना ही है। माननीय अध्यक्ष जी, एक मैंने कह दिया, अगर 239 AAB, एक बहुत बड़ी चर्चा चली कि मंत्रियों के अधिकार अफसरों को दे दिए गए। कैबिनेट के अंदर अफसर कैबिनेट नोट भेजेंगे। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो 2 सरकारों में रहा हूँ, गुजरात सरकार में रहा हूँ और अभी मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में काम होता। कभी मैंने एज अ मिनिस्टर कैबिनेट नोट साइन नहीं किया, फाइल साइन की है, मगर कैबिनेट नोट तो सेक्रेटरी ही भेजते हैं। शायद आप लोगों के राज्य में मंत्री की सिग्नेचर से जाती है तो मुझे मालूम नहीं है। अगर कोई ऐसा दूसरा राज्य है तो भी बताना चाहिए सदन को। माननीय अध्यक्ष जी, मैं
खंडवार जवाब देना नहीं चाहते, इतना ही कहना चाहता हूं कि 45A 45(1) को जो उद्धृत कर सब लोग बोल रहे थे, इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें दिए गए सारे प्रावधान ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 में पहले से मौजूद है, 93 से है, जो कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। हम कुछ नया नहीं लाए, मगर वो रूल्स को मानते नहीं थे, इसलिए रूल्स को एक्ट का हिस्सा बनाया गया है। 93 से रूल्स के हिसाब से दिल्ली चलती है, फुल स्टॉप कॉमा का फर्क नहीं है साहब इसमें। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 जो है, जो कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे, उसको ही हम एक्ट में आमेज किए हैं और इसलिए करने पड़े हैं कि एक ऐसी सरकार चुनकर आई जो रूल्स को मानती नहीं है, इसलिए एक्ट में डालना पड़ा। मान्यवर, ये सारे अधिकार जो है, अधिकारों का बंटवारा है, कार्य विभाजन है और कार्य पद्धति है, ये सारी की सारी कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। अगर कांग्रेस पार्टी में अंतरात्मा है तो इस बिल का समर्थन करना चाहिए। मैं तो आपकी चीज को लेकर खड़ा हूं, मगर ये नहीं करेंगे, मुझे मालूम है मान्यवर, क्योंकि उनको गठबंधन बचाना है, मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर हुआ। लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले और बोलकर सरकार में आए, और आज अनधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं। और कांग्रेस वालों को भी ठीक है, चलो हमारा गठबंधन बढ़े। भाई, मैं बताना चाहता हूं खड़गे साहब, जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। तो उनका लक्ष्य हम नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। जरा इनका चुनावी इतिहास देखिए, उनका लक्ष्य आप हो, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। खैर, वो आपको देखना है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये सारे लोग सिद्धांतों की मुझे दुहाई दे रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी आज एक मंच पर है, किस सिद्धांत के तहत है? जरा बताइए तो मुझे, किस सिद्धांत के तहत है? पूरा जीवन एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जन्म ही कम्युनिस्टों का विरोध करते हुए हुआ है। कांग्रेस पार्टी से वो इसलिए अलग हुए कि नरसिम्हा राव जी ने कम्युनिस्ट पार्टी से हाथ मिला लिए और आज सत्ता प्राप्त करने के लिए वो इनके साथ बैठे। एक कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी केरल में तो यूडीएफ एलडीएफ कर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है और वहां इलू कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये जनता दल, ये जेडीएस, माननीय अध्यक्ष जी, जेडीएस, ये नीतीश कुमार जी है। जेडीयू, ये नीतीश कुमार जी है, जिनकी राजनीति चारा घोटाले का विरोध कर हुई। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह जी कहते थे, मैं पान का बनवारी बन जाऊंगा मगर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, लालू के साथ नहीं जाऊंगा। मान्यवर, ये साथ में आ गए। साथ में क्यों आए? मान्यवर, ये साथ में क्यों आए हैं? ये साथ में इसलिए आए हैं कि उनको भरोसा है कि अकेले कुछ हो नहीं सकता, इकट्ठा हो जाओ तो कुछ तो कर पाएंगे। मगर मैं आज बताना चाहता हूं मान्यवर, और 5-10 लोगों को जोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है। 24 मई में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। मान्यवर,
ये माना यह जा रहा है, जो राजनीतिक पंडित जो बताते हैं, अमित शाह को इस बात का अंदाजा था कि अगर मशीन से वोटिंग कराई गई तो केजरीवाल साहब इसमें हल्ला मचाना शुरू कर देंगे आने वाले समय में कि देखो मशीन को हैक किया गया, मशीन में गड़बड़ की गई। हम बार बार बताते कि वोटिंग मशीन बेकार होती है और इसलिए मशीन से वोटिंग करा के भाजपा ने हमें राज्यसभा के अंदर हरा दिया। ये बात भाजपा को पहले से पता थी कि केजरीवाल इस तरीके की हरकत हारने के बाद जरूर करेंगे, इसलिए भाजपा ने सारे रास्ते बंद करते हुए आज पूरी तरीके से राज्यसभा के अंदर पर्ची से वोटिंग कराई और जिनका रिजल्ट आया उसमें भारी बहुमत से दिल्ली सेवा बिल 2023 आज राज्यसभा में पास हो गया। यानी कि जो केजरीवाल के पास इतनी सी सुपारी जितनी दिल्ली थी, आज वो उसमें भी बुरी तरीके से हार गए। और अब अगला कदम ये होगा कि जितने भी अधिकारी हैं वो अब जो लगेंगे वो अब शार्प काम करेंगे। यानी कि केजरीवाल साहब के खिलाफ जितनी भी जांच चल रही है, जितने भी घोटालों की जांच चल रही है, चाहे वो शीश महल हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट घोटाला हो, बसों का घोटाला हो, पैनिक बटन का घोटाला हो, चाहे वो शीश महल का घोटाला हो, चाहे वो एड विज्ञापन घोटाला हो, चाहे वो दुबई में अपार्टमेंट खरीदने का हो, ये सारे जो जांच केजरीवाल साहब के खिलाफ, शराब नीति का घोटाला, हवाला का घोटाला, ये सारे घोटालों में अब केजरीवाल शिकंजों के पीछे जाने वाले हैं। ये बहुत क्लियर हो चुका है। इसलिए आज का दिन, हालांकि केजरीवाल साहब को कई दिन से नींद नहीं आ रही थी, लेकिन आज तो उन्हें बिल्कुल नींद आने वाली नहीं है और वो उन 7 लोगों को भी जरूर तलाशने की कोशिश करेंगे और तलाशने भी चाहिए जिन्होंने एंड टाइम पर राज्यसभा में केजरीवाल को धोखा दे दिया। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।